तो आज हमारे साथ जियोग्राफी की नई क्लास लेने के लिए और नई स्टार्ट करने के सर आए हैं। तो सर अपनी इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद जियोग्राफी की क्लास लेक्चर 1 हम स्टार्ट करेंगे और लगातार हम जियोग्राफी की लेक्चर जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जगप्रीत सिंह है और मुझे इस फील्ड में टीच करते हुए लगभग 15 साल जो हैं वो हो चुके हैं, राइट। तो यूपीएससी को भी मैंने पढ़ाया है, एसएससी वालों को भी पढ़ाया है, तो काफी जो वैरायटी है फील्ड वो मैं टीच कर चुका हूं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आती है कि हमें ये देखना है ज्योग्राफी है क्या, डेफिनेशन क्या है ज्योग्राफी की। सारे आपको स्टार्ट करा देंगे ज्योग्राफी की, हाँ ज्योग्राफी ऐसे है, ज्योग्राफी ये है वो है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली ज्योग्राफी है क्या, किस चीज को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे, अगर हम इसको डिवाइड करें, देखिए दो वर्ड्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे। एक वर्ड जो है आपका वो है जियो, प्लस दूसरा जो आपका वर्ड है वो है ग्राफी। जियो और ग्राफी, देखिए ये दो वर्ड्स आपके सामने हैं, जियो और ग्राफी। अगर मैं बात करूं कि जो जियो है, जियो का मतलब बेसिकली क्या बनता है। जियो जो होता है इसका बेसिक मतलब जो रहता है वो रहता है अर्थ। ठीक, जियो का बेसिक मतलब जो है वो है अर्थ। और जो हमारा रेफी है, रेफी की अगर मैं बात करूं तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी किस चीज की, अर्थ की स्टडी को जो है वो हम कहते हैं क्या, उसको बोला जाता है ज्योग्राफी। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ज्योग्राफी जब है तो वो जियो प्लस ग्राफी, जियो का मतलब अर्थ और जो रेफी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ को बोला जाता है ज्योग्राफी। होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए जो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये 3 पार्ट्स इसके मेनली होते हैं ज्योग्राफी के, जिनको हम स्टडी करेंगे। जिसमें अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हमारे पास जो आता है वो आता है फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में जो हमारे पास ज्योग्राफी आ जाती है वो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करता हूं तो फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली क्या होती है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, हमारा अर्थ क्या है, अर्थ के ऊपर जो हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, जो भी चीज है वो सारी की सारी जो है वो हम कवर करेंगे किसके अंदर, वो हम कवर करेंगे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अब उसी चीज को, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसी को हम अप्लाई करेंगे कहां, उसी को हम अप्लाई करेंगे इंडिया के ऊपर। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसी को अप्लाई किया जाएगा कहां पर, इसी को अप्लाई किया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडिया में हमारे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो भी स्टडी करेंगे। उसके बाद जो इंडिया के माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, इंडिया की रिवर्स हैं, इंडिया की सॉइल है, इंडिया का एग्रीकल्चर है, इंडिया की लेक्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज कवर करेंगे वो हम कहां कवर करेंगे, वो हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसको हम कॉन्टिनेंट वाइज कवर करेंगे। कॉन्टिनेंट आपको पता होगा कि हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो हम इनको जो कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, वो हम 7 कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। जैसे हमारा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो हम कहां पर कवर करेंगे, वो हम कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। होप आपको यहां तक ये जो बात है वो समझ आ गई होगी, राइट। तो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्स से। जो पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो आ जाता है यूनिवर्स। सबसे पहली बात हमारे पास ही आ जाती है, आपको कोई पूछ भी सकता है कि यूनिवर्स की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली यूनिवर्स है क्या। तो अगर मैं यूनिवर्स की डेफिनेशन की बात करता हूं तो देखो, जो यूनिवर्स है वो क्या है, यूनिवर्स है सम टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। जो भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी हमें दिख रहा है, छोटे से एटम से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स और प्लैनेट से भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सारी का जो सम टोटलिटी, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, सम टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा कुछ कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारा कुछ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारा यूनिवर्स है, मेनली आप देख ही सकते हैं कि इसको ब्रह्मांड जैसे हम बोलते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब अगला जो इसमें चीज आ जाती है हमारे पास, वो है कि जो स्टडी है यूनिवर्स की, स्टडी किस चीज की, जो यूनिवर्स की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो जो स्टडी है यूनिवर्स की उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। याद रखिएगा, जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अब फिर अगर हम इस वर्ड को देखें, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी। अगर हम फिर इस वर्ड को देखें तो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, एक है कॉस्मो और दूसरा जो वर्ड यहां पर है वो है लॉजी। ठीक है जी, एक कॉस्मो वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आ गया, लॉजी। कॉस्मो की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मो बेसिकली क्या है, कॉस्मो बेसिकली है यूनिवर्स। ठीक है जी, कॉस्मो का बेसिक मतलब यूनिवर्स है। लॉजी की अगर मैं बात करूं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। होपफुली ये चीज जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब यूनिवर्स बहुत बड़ा है जैसे मैंने बताया। अब यूनिवर्स के अंदर एक और जो हमारे पास पार्ट आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी, ठीक। अब ये गैलेक्सी क्या है, सुना होगा आपने कभी ना कभी। देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता हम क्या होंगे, हम जो है कंपैक्ट होते जा रहे हैं। पहले मैंने बात की यूनिवर्स की, यूनिवर्स के बाद अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो किसकी बात करने जा रहा हूं, यूनिवर्स के बाद अब जो बात हो रही है वो किस चीज की होगी, वो हम बात करेंगे गैलेक्सी की। तो गैलेक्सी बेसिकली क्या है, अगर हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो जो गैलेक्सी है मेनली ये क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ billions of stars held together due to their gravitational force। तो ये बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन है, किस चीज की कलेक्शन है, ये बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां याद रखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बिलियन ऑफ स्टार्स, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, बिलियंस ऑफ स्टार्स।
यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? बहुत बड़ा ग्रुप है स्टार्स का, जो सारे के सारे क्या हैं, एक साथ इकट्ठे हैं। कैसे? क्योंकि उनमें आपस में क्या है, उनके अंदर आपस में है हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल है। तो यहां पर याद रखिएगा इस चीज को, जो मैंने बात कर रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण। हर चीज अपनी तरफ खींचता है। जैसे आप देखेंगे कि हम कुछ भी चीज को ऊपर उछालते हैं, वो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? वो गिरता है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां पर भी जो ये स्टार्स हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये जो स्टार्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कारण क्या है? कारण है आप स्टार्स आपस में एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। अब यहां पर एक और बात आ जाती है हमारे पास कि चलो ठीक है, गैलेक्सी है, बिलियन ऑफ स्टार्स हैं, और इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर आर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर आप देख सकते हैं बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। तो आप स्टार्स की मैथ्स अगर आप देखें तो उनकी पावर बिलियन टू बिलियन, कितना बड़ा जो है वो हमारा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा जो है वो हमारा यूनिवर्स है। होप आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कलेक्शन है किस चीज की? बिलियन ऑफ स्टार्स की, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस कारण से? एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर। अब यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वो क्या आता है? हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, तो वो कौन सी है? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो हमारी गैलेक्सी का नाम है, ठीक है, आर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है, अगर आप देखेंगे तो इसी को बोलते हैं हम आकाश गंगा। आकाश गंगा, राइट। तो जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, वो कौन सी है? मिल्की वे। और हमारी जो इसको बोलते क्या है साथ में? आकाश गंगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास आ जाता है कि जो हमारी मिल्की वे है इसकी शेप कैसी है। अगर मैं शेप की बात करूं, जो हमारी मिल्की वे है इसकी शेप कैसी है? देखो, गैलेक्सीज जो हैं वो तीन शेप्स होती हैं इनकी, स्पाइरल, इरेगुलर और सर्कुलर। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो जो उसकी शेप है वो क्या है? हमारी गैलेक्सी की शेप है स्पाइरल। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि हमारी गैलेक्सी की शेप स्पाइरल है। स्पाइरल क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि इस तरीके की शेप है, हमारे जो गैलेक्सी है उसकी शेप इस तरह की है। और ये स्पाइरल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसके दो एंड्स जो हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलते। अ सर्कल हुज एंड्स नेवर मीट। होपफुली ये चीज आपको जो है वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो हमारे पास अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है वो आ जाता है कि जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी? अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, यानी कि हमारी जो ये मिल्की वे है, मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के पास वाली जो गैलेक्सी है उसका जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद ये हमने बात की किस चीज की? गैलेक्सी की। देखिए, अभी तक हमने यूनिवर्स की बात की, हमने उसके बाद किस चीज की बात की? हमने इसके बाद जो है वो गैलेक्सी की भी हम बात कर चुके हैं। अब जो हम अगली बात करने जा रहे हैं, हम किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की।
देखिए अब जो हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम, राइट। अब जो हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। अब बेसिकली सोलर सिस्टम क्या होता है, अगर हम बात करें कि बेसिकली जो हमारा सोलर सिस्टम है वो क्या है, तो सोलर सिस्टम मेनली क्या होता है। देखो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम होता है सन और जो उसके अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सन एंड दी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग, सन एंड दी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम सोलर सिस्टम। होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी, आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में हम सौर मंडल भी बोलते हैं। तो एक सन है और सन के अराउंड जो है वो क्या है, वो प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है सोलर सिस्टम, ठीक। और आपको पता होगा कि हमारे टोटल प्लैनेट सिस्टम कितने हैं, टोटल प्लैनेट्स, पहले जो प्लैनेट्स हमारे होते थे वो 9 होते थे, लेकिन अब जो हमारे टोटल प्लैनेट्स हैं वो हैं 8, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि हमारे इस टाइम पर जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं, हमारे टोटल प्लैनेट्स जो हैं वो हैं 8। जो 9वां प्लैनेट था प्लूटो, उसको जो है हमने क्या कर दिया है, उसको हमने सोलर फैमिली से बाहर कर दिया है। वो क्यों किया है इसके बारे में भी हम आने वाले उसमें जानेंगे, ठीक है जी। तो सोलर और सन जो है, अब आपने देखा होगा कि होता क्या है, जैसे ये हमारा सन है और इसके अराउंड जो है वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक रोटेट होता है, एक रिवॉल्व होता है। तो आगे मैं उनमें डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, पर यहां पर फिलहाल आप ये चीज याद रखिए कि प्लैनेट्स इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, प्लैनेट्स इसके अराउंड जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ना कि रोटेट। रोटेट अपने एक्सिस पर होता है और रिवॉल्व अराउंड द सन होता है, ठीक है जी। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक एक जो है हमारे पास जो भी वो हैं प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। होपफुली ये चीज समझ है आपको। अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता, हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि जैसे ये सन है, सन से कौन कौन से प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इस साइड पे चलें, सन से अगर हम दूर की तरफ चलते हैं तो कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो आते हैं, एक उनकी जो सीरीज है उसको, उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज याद रखो, कई बार हमारे को नहीं याद रहता क्या होता है ये चीज क्या नहीं है, तो इसमें एक चीज आप याद रखेंगे, वो क्या याद रखेंगे आप, हाँ जी, तो वो क्या याद रखेंगे, एक फॉर्मूला है जो आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। वो क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है ये याद करने के लिए, किसको, कि हमारा कैसे जो है वो प्लैनेट सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट serve us nuts. My very educated mother just serve us nuts. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को मैंने आपको क्यों बताया उसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि ये एम देखेंगे आप, एम से मतलब क्या है, एम का मतलब है हमारे पास सबसे पहला प्लेनेट जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, सबसे पहला जो हमारे पास प्लेनेट आ जाता है वो है मरकरी, ठीक है। दूसरा अगर आप वी देखेंगे, वी से जो हमारे पास प्लेनेट आ जाता है वो आ जाता है वीनस। ई की अगर मैं बात करूं तो ई से हमारे पास जो प्लेनेट आ जाता है वो आ जाता है अर्थ, ठीक। मरकरी, वीनस, अर्थ। एम से मैं बात करूं तो एम से हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है मार्स।
जे से मैं बात करूं तो जे से हमारे पास आ जाता है जुपिटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जे से जुपिटर। एस से मैं बात करूं तो एस से हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है सैटर्न। यू की मैं बात करूं तो यू से हमारे पास आ जाता है यूरेनस, राइट। और एन से अगर मैं बात करूं तो एन से हमारे पास आ जाता है नेपच्यून, ठीक है जी। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और अगला कौन सा आ गया हमारे पास, अगला जो है वो हमारे पास आ गया नेपच्यून। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आपने इसको याद रखना है। अब अगर हम सन से साथ में चलते हैं तो हमारे पास सारे का सारा जो है वो यही आ जाता है। पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, मार्स आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नेपच्यून। हम एक एक प्लेनेट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस भी अभी थोड़ी देर के अंदर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास, अब आपको ये सीरीज समझ आ गई होगी, उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है कि अगर आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा प्लेनेट है और कौन सा सबसे छोटा प्लेनेट है, या क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सीरीज में लगाया जाए, ये जो प्रॉपर है इनको एक प्रॉपर सीरीज के अंदर जो है वो हम लगाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इनकी नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे जो है वो आपने इनकी नंबरिंग कर लेनी है। और फिर एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो क्या है, वो है 5 6 7 8 3 2 4 1। देखिए 5 6 7 8 3 2 4 1, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5th नंबर का प्लेनेट, यानी कि सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा प्लेनेट हो गया हमारा जुपिटर। जुपिटर 5th नंबर पर है, यहां पर आप देख रहे होंगे, तो 5th नंबर का प्लेनेट जुपिटर जो है वो क्या है, जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आप नंबर देखेंगे, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर नंबर है 6, तो 6 मतलब क्या आएगा, 6 मतलब आता है सैटर्न, ठीक है। तो यहां पर 6th नंबर का, यानी कि पहला जो है वो जुपिटर, जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न, सैटर्न के बाद हमारा यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, ठीक। नेपच्यून के बाद जो है हमारा वो है 3rd नंबर पे कौन सा, अर्थ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, अर्थ हमारा 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा क्या, अर्थ। उसके बाद अगर आप 2nd नंबर पर देखेंगे तो 2nd पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो है वो क्या है, 2nd नंबर पर हमारा वीनस है। और 4th नंबर की अगर मैं बात करूं तो 4th पे हमारा कौन सा है, 4th पे हमारा मार्स है। और 1 नंबर पर अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पर जो है वो कौन सा है, मरकरी है। यानी कि जो मरकरी है वो क्या है, मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़े की जैसे आप देख ही रहे होंगे, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारा वो कौन सा है, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जो जुपिटर, राइट। होप ये चीज आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज आपने यहां पर नोट डाउन करनी है कि देखिए जो ये मार्स है और ये जो जुपिटर आप देख रहे हैं, मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, एक बेल्ट है। देखो जैसे ये मार्स है और ये सपोज करो जुपिटर है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में ऐसे कर कर क्या है, एक पत्थरों की बेल्ट है। बहुत बड़े बड़े जो है वो पत्थर जो हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। इन पत्थरों को बोला जाता है एस्टेरॉयड, और ये जो बेल्ट है वो है एस्ट्रॉयड बेल्ट, राइट। इस बेल्ट को हम क्या बोलेंगे, इस बेल्ट को जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेल्ट होती है। अगले आगे आने वाले में लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट की खासियत क्या है। फिलहाल यहां पर जो हमने फोकस करना है वो इसी चीज पर करना है। तो एक चीज आप देखिए यहां पर याद रखिए कि जो इससे ऊपर वाले प्लेनेट हैं, यानी कि जो हमारे मार्स हो गया, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, ये वाले जो प्लेनेट हैं अंदर वाले, इनको बोला जाता है इनर प्लेनेट्स,
इन्हें बोला जाएगा इनर प्लैनेट्स, या इन्हें ही बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है जी, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, या इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन्हें ही बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो प्लैनेट्स अगर आप देखेंगे जो इससे बाहर की तरफ हैं, यानी कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स, या इन्हें ही हम बोलते हैं गैशियस प्लैनेट्स। इनको गैशियस प्लैनेट्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। और कहां से डिवाइडेड हैं ये डिवाइडेड जो है वो कहां से हैं? वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है। किस किस के बीच में है? एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि इनको अलग अलग कर रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये? होपफुली ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक जो है वो उसको उठाएंगे, प्लेनेट को, जो उनकी खासियतें होंगी वो मैं आपको साथ साथ में नोट डाउन करवाऊंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे मरकरी की। हाँ जी, तो पहला प्लेनेट जो हमारा अगर हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं मरकरी। ठीक है जी, तो मरकरी की अगर हम खासियतें देखें कि इसके अंदर हमें क्या क्या बेसिकली मिलेगा, तो सबसे पहली जो चीज मरकरी के अंदर है कि इसके ऊपर नो एटमॉस्फेयर, कोई भी एटमॉस्फेयर इस पे प्रेजेंट नहीं है। नो साउंड, किसी भी तरह की कोई साउंड, लाइट, किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो मरकरी के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। राइट, और मरकरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मरकरी को हम हिंदी में बोलते हैं बुध। राइट, तो जैसे आप देख सकते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बुध। तो ये क्या है? ना इसके ऊपर किसी प्रकार का क्या, ना कोई किसी भी तरह का यहां पर एटमॉस्फेयर है, और ना ही किसी भी तरह की यहां पर क्या है? साउंड है। ठीक, अब इस चीज का इंपैक्ट भी मैं अभी बताऊंगा आपको जब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? जब हम बात करेंगे वीनस के बारे में। अगला जो हमारा प्लेनेट आ जाता है, ठीक, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा आ जाता है वीनस। वीनस, ठीक, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई साउंड नहीं। वीनस की अगर मैं बात करता हूं तो जो वीनस है इसे क्या बोला जाता है? 5 चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है अगर आपको वीनस से रिलेटेड कोई कुछ पूछता है तो वो क्या क्या है? कि अगर आपको कोई पूछे ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा वीनस, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। दूसरा अगर मैं बात करूं हॉटेस्ट प्लेनेट, तो हॉटेस्ट प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट भी क्या है? हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट भी क्या है? हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट भी है वीनस। अगर आपको कोई पूछता है मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार की अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग स्टार भी हमारा कौन सा है? मॉर्निंग स्टार भी है हमारा वीनस। कोई अगर आपको पूछता है इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार की अगर मैं बात करता हूं फिर दोबारा आंसर क्या आ जाता है? इवनिंग स्टार का भी, इवनिंग स्टार का भी जो आंसर है वो आ जाता है हमारा क्या? वीनस। और अगर आपको कोई पूछे ट्विन ऑफ अर्थ, अर्थ का जुड़वां, तो अर्थ का जुड़वां भी कौन है? अर्थ का जुड़वां भी जो है वो वीनस है। राइट, इसकी वीनस की अगर मैं हिंदी आपको बताऊं तो वो होती है शुक्र। ठीक, अब एक चीज यहां पर आप देखो कि इसको हमने हॉटेस्ट प्लेनेट बोला है। यहां पर अगर आप देखेंगे इसको हमने बात जो की है वो क्या की है? हमने इसको बात की है कि ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। ये देखिए, इस पे नजर डालिए, हॉटेस्ट प्लेनेट है ये। तो हॉटेस्ट प्लेनेट जबकि होना क्या चाहिए था? जबकि सन के ज्यादा पास तो क्या है?
सन के ज्यादा पास तो क्या है, मरकरी है ना। लेकिन ये क्यों है फिर हॉटेस्ट प्लेनेट? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर ये है कि जो मरकरी है, मरकरी के ऊपर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो सनरेज हैं वो वहां पर रुकती ही नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाती हैं। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आ जाती है। लेकिन अगर मैं वीनस की बात करूं तो वीनस पे प्रॉपर ब्लैंकेट है गैसेस का। यहां पर इसके एटमॉस्फेयर में, जो वीनस है, वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा पाई जाती है वीनस के ऊपर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपको पता होगा कि एक उसको बनाने के लिए, हीट को ट्रैप करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जरूरी चाहिए। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, सपोज करो अगर अर्थ से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाए तो क्या होगा? तो हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, हम वहीं पर जम जाएंगे, राइट। तो जितनी जरूरी हमारे लिए ऑक्सीजन है जीवन जीने के लिए, उतनी ही जरूरी हमारे लिए क्या है, उतनी ही जरूरी हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो अभी आप देखेंगे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो सनरेज ज्यादा ट्रैप होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी की वजह से जो वीनस है वो क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो हमने दो प्लेनेट कर लिए, एक हमने कर लिया मरकरी, दूसरा जो है वो हमने पढ़ लिया कौन सा, दूसरा जो है वो हमने पढ़ लिया वीनस, राइट। तीसरा अगर मैं बात करता हूं इसके बाद, तो हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कौन सा, अर्थ आता है। लेकिन अर्थ जो है उसका मैं प्रॉपर चैप्टर आपको करवाऊंगा, तो अर्थ अभी हम यहां पर नहीं कवर करेंगे। अर्थ का एक प्रॉपर चैप्टर है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जी, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे हम बात करने जा रहे हैं मार्स के बारे में, राइट। तो जब हम मार्स की बात करते हैं जी, तो मार्स को क्या क्या बोला जाता है? मार्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं, मार्स को बोला जाता है रेड प्लेनेट। और हिंदी क्या है मार्स की? आप में से कोई बता पाएगा मार्स की हिंदी? अभी आपने मिशन मंगल भी देखा होगा, जो मूवी थी मिशन मंगल। तो मार्स जो है वो बेसिकली क्या है, मार्स जो है वो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं। हमने अभी मिशन भी भेजा था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कलर रेड क्यों है, इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। तो इसमें रेड कलर कहां से आता है? देखिए, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड कंटेंट की मात्रा काफी ज्यादा है, हाई है। क्या? जो आयरन ऑक्साइड कंटेंट है। और आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हमें जो है ये लाल कलर का नजर आता है, राइट। ये हमें क्या आएगा, लाल कलर का नजर आता है। तो मार्स पे इतना ही है हमारे पास। फटाफट से एक बार देख लेते हैं मार्स क्या है। ये एक रेड प्लेनेट बोलते हैं हम इसको, और आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये लाल नजर आता है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड आपको लाल है। तो ब्लड लाल क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर आयरन की मौजूदगी है। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है जो हमारा फोर्थ का आएगा, वो है जुपिटर। देखिए, जो जुपिटर है, जुपिटर की खासियत क्या है? अब ये गैसियस प्लैनेट शुरू हो गए हैं, जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे भी बताया था। हाँ जी, बिल्कुल सरस्वती जी, मंगल बोलते हैं इसको। विनोद जी, अब मून शुरू होंगे, अब यहां से मून शुरू होंगे जुपिटर से, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है वो शुरू होंगे क्या, मून्स। देखिए, जुपिटर की अगर मैं बात करता हूं तो जो जुपिटर है, ठीक है, जो जुपिटर है वो क्या है, जुपिटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है बृहस्पति,
ठीक है, मैक्सिमम शायद आप जानते भी होंगे, इनको बृहस्पति बोलते हैं जुपिटर को। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं जुपिटर के बारे में, तो वो आपको पता ही है कि ये जो है ये हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट है जो ये जुपिटर है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दूसरी अगर मैं यहां पर बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो यहां से ना इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट शुरू हो जाते हैं। सैटेलाइट्स मतलब मून शुरू हो जाते हैं इनके, जैसे हमारी अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट याद रखिएगा, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, वो है मून। मून, लेकिन यहां से जो है इनके काफी ज्यादा शुरू हो जाएंगे। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन सोर्स है उससे मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जो टोटल सैटेलाइट्स हैं, अब आपको वो समझ आ गया होगा कि सैटेलाइट्स मतलब मून, ठीक है, इसकी जो टोटल सैटेलाइट्स हैं वो हैं 67। इसकी जो टोटल सैटेलाइट्स हैं वो हैं 67। एक बार फिर से मैं यहां पर आपको फोकस कर रहा हूं कि यहां ये जो नंबर है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर दिया जाता है, लेकिन ये इसका इम्पॉर्ट और जो सबसे जेन्युइन सोर्स का है 67। ठीक है, टोटल सैटेलाइट्स जो हैं जुपिटर की कितनी हो गई हैं, 67। और जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो किसकी हैं, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे जुपिटर की ही हैं। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है। तो इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं गैनीमेड। गैनीमेड, इस पे फोकस कीजिए, इसको मैं बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूं कि ये जो है हमारा, ठीक है, गैनीमेड अगर आप देखेंगे तो जो गैनीमेड है, इस पे नजर रखिएगा प्रॉपर, जो गैनीमेड है, गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट है। किसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ये जुपिटर की। पर जुपिटर की ही नहीं, ये जितनी भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, इस पे फोकस कीजिएगा, उसमें सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, वो गैनीमेड है। होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोबारा सुन लीजिएगा, गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट है। जुपिटर की तो वो सबसे बड़ी है ही, लेकिन जुपिटर के अलावा वो वैसे भी जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनमें भी वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास जो अगला प्लैनेट आता है इसके बाद, वो आता है सैटर्न। सैटर्न, ठीक है जी। तो अगर मैं सैटर्न की बात करता हूं, ठीक, सैटर्न, सैटर्न की हिंदी कोई आप में से बता पाएगा? सैटर्न की हिंदी मैं वेट करूंगा हाफ मिनट के लिए। जैसे मंगल था, मार्स की मंगल थी, जुपिटर की बृहस्पति थी, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारे लिए। कोई आप में से बता पाए? क्या लगता है? शनि, ठीक है, तो इसकी जो है वो हिंदी जो है वो है शनि। ठीक, अब सैटर्न की अगर मैं बात करता हूं जी, तो जो सैटर्न है ये एक रिंग्ड प्लेनेट है। सैटर्न जो है वो एक रिंग्ड प्लेनेट है। रिंग्ड प्लेनेट का मतलब क्या है, इसके, बिल्कुल विनोद जी बिल्कुल सही बताया आपने, जो रिंग्ड प्लैनेट है इसकी बेसिकली खासियत क्या है, ये सैटर्न रिंग प्लैनेट है और 8 सेट्स ऑफ रिंग जो हैं वो इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिंग सैटर्न के अराउंड क्या बना हुआ है, सैटर्न के अराउंड जो है वो रिंग्स बने हुए हैं। और ये जो रिंग हैं ये किस चीज के बने होते हैं, ये जो रिंग्स हैं ये बने हुए हैं आइस क्रिस्टल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स।
ठीक है, ये किस चीज के बने हुए हैं? ये जो 8 सेट है रिंग के, ये आइस क्रिस्टल और जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको मिलाकर ये बने होते हैं। ठीक है, और ये चमकते भी हैं। क्यों? क्योंकि जब सन की इस पे रोशनी थोड़ी बहुत डलती है तो वो क्या होता है, ये चमकना शुरू हो जाते हैं, गैसेस इल्यूमिनेट होने शुरू हो जाती है, तो वहां वो जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी टोटल सैटेलाइट्स अगर मैं बात करूं, जो ये है हमारा, इसकी टोटल सैटेलाइट्स कितनी है? जैसे इसके फिर वही बात है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग थ्योरी दी गई है, अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसकी 62 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर की कितनी थी? जुपिटर की थी 67, इसकी कितनी है? इसकी 62 सैटेलाइट्स हैं। और फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है? तो लार्जेस्ट सैटेलाइट अगर मैं सैटर्न की बात करूंगा तो सैटर्न की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो कौन सी है? वो है टाइटन। याद रखिएगा इसको, ये है कौन सी? ये है हमारी टाइटन। ठीक है, गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी थी, जुपिटर की सबसे बड़ी थी। टाइटन किसकी? सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। तो यहां पर ये जो है वो सैटर्न के बारे में है। आगे चलते हैं हम। सैटर्न के बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस, राइट। अब जो यूरेनस है, यूरेनस को हम ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। यूरेनस को बोला जाता है ग्रीन प्लेनेट, याद रखिएगा, इसको हम ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। और इसको ग्रीन कलर आता कहां से? ये जो ग्रीन कलर है इसका, ये क्यों हमें ग्रीन नजर आता है? जैसे मार्स था, मार्स हमें लाल कलर का नजर आ रहा था, तो हमें पता है कि वहां पर आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा था, इसलिए वो हमें क्या नजर आ रहा था? इसलिए वो हमें नजर आ रहा था लाल कलर का। लेकिन ये जो यूरेनस है ये ग्रीन प्लेनेट है, तो हमें ये ग्रीन क्यों नजर आता है? इसका जो कारण है वो कारण है प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। यूरेनस के ऊपर मीथेन गैस जो है वो है, ठीक है। और मीथेन गैस होने की वजह से क्या चीज है? मीथेन गैस होने की वजह से ये जो है ये हमें कैसी नजर आता है? ये हमें नजर आता है हरा। तो यूरेनस के बारे में यही तक है, यूरेनस इसका यही है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास आ जाता है जिसको हम बात करते हैं क्या? जिसकी हम बात करते हैं जो है हमारा लास्ट वाला नेपच्यून। अब नेपच्यून क्या है? आप जानते ही होंगे कि ये काफी दूर चला गया है सन से, तो दूर चले जाने की वजह से यहां पर प्रॉपरली सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं एज द कोल्डेस्ट प्लेनेट। ठीक है, जो नेपच्यून है वो क्या हो गया है? नेपच्यून जो है वो हमारा कोल्डेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट प्लेनेट अभी मैंने आपको बताया था, हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारा विनस, और कोल्डेस्ट प्लेनेट हमारा कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो है हमारा क्या? नेपच्यून। ठीक है, और इसको भी क्या बोलते हैं हम? इसको बोला जाता है ट्विन ऑफ यूरेनस। इसको जो है वो हम ट्विन बोलते हैं यूरेनस का। जैसे वीनस को ट्विन बोला जाता था किसका? वीनस को ट्विन बोला जाता था अर्थ का। ऐसे ही जो नेपच्यून है, नेपच्यून को हम ट्विन मानते हैं। किसका ट्विन मानते हैं? यूरेनस का, क्योंकि इनका वेट, साइज और वो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है इसलिए। ठीक, अब हल्की सी बात यहां पर, ये हमारे सारे के सारे जो हैं वो प्लैनेट्स पूरे होते हैं, खत्म होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप एक चीज देखेंगे कि हमने ये सारे प्लैनेट्स पढ़े हैं कि प्लूटो को, जो प्लूटो है, पहले ये हमारा 9th प्लैनेट होता था। ठीक है, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि जो प्लूटो था हमारा वो क्या था? प्लूटो हमारा 9th प्लैनेट था, अगर आपने देखा हो, है ना। तो अब जो है प्लूटो को हम क्यों हमने इसको बाहर कर दिया है? तो प्लूटो को बाहर हमने इसलिए किया है
क्योंकि प्लूटो जो है वो अपने ऑर्बिट में नहीं रहता था। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है वो पाथ जिसमें प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड घूमता है। एक तरह से सड़क लगा लीजिए आप, एक सड़क है जिसके ऊपर जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो ये उसमें नहीं रहता था, ये कभी इधर कभी उधर ऐसे होके चलता था, जिसकी वजह से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। कहां से? अपनी सोलर फैमिली से, राइट। और इसको हमने टाइटल दे दिया ड्वार्फ प्लेनेट का। हमने इसको क्या बोल दिया? हमने इसको बोल दिया ड्वार्फ प्लेनेट। और ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है? ड्वार्फ प्लेनेट होता है वो प्लेनेट जो कि ऑलमोस्ट प्लेनेट है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ऑलमोस्ट प्लेनेट जैसे हैं, लेकिन वो प्लेनेट नहीं है। ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सारे प्लेनेट जैसे ही हैं, लेकिन मेनली वो प्लेनेट नहीं है, तो उसको हम ड्वार्फ प्लेनेट बोल देते हैं। इसलिए हमने जो है प्लूटो को अपनी सोलर फैमिली से क्या कर दिया था? अलग कर दिया था, राइट। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये स्पेशल मैं यहां पर लिख देता हूं कि फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कौन से प्लेनेट की है? अगर मैं प्लेनेट की बात करता हूं कि तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन अब आप अगर थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करेंगे, रेवोल्यूशन होता क्या है? जैसे ये सन है, इसके अराउंड घूमना, ठीक है, वो होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब क्या है? ग्लोब को अगर आप ऐसे करोगे तो वो अपने एक्सिस पर घूमता है, ऐसे अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन है। और सन के अराउंड घूमना क्या है? सन के अराउंड घूमना जो है वो रेवोल्यूशन है। तो अगर आप देखेंगे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, तो यहां पर आपने मरकरी देखा होगा, ठीक है, तो मरकरी की जो है वो क्या है? मरकरी की फास्टेस्ट क्या है? मरकरी की फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि उसका, बिल्कुल सरस्वती जी, बिल्कुल सही आंसर आपका। कारण इसका क्या है? कारण इसका यही है कि अगर आप इसका पाथ देखेंगे, जैसे ये पाथ है, ये सन है और ये मरकरी का पाथ है, तो मरकरी का पाथ काफी छोटा है, जिसकी वजह से ये जल्दी से कंप्लीट कर लेता है। और इसका टाइम कितना लेता है? ये टोटल टाइम अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए ये जो टोटल टाइम लेता है, ये लेता है 88 डेज। ठीक है जी, कितने डेज लेता है ये? 88 डेज। कहने का मतलब क्या आ जाता है? कहने का मतलब आ जाता है कि 88 दिन के अंदर वहां पर एक साल जो है वो पूरा हो जाता है, 88 दिन के अंदर, राइट। फिर अगर मैं बात करता हूं इसके बाद, तो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन क्या लगता है आपको? जो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है वो किसकी होगी? जो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन यानी कि जो बहुत टाइम लगाता है अपना एक चक्कर को कंप्लीट करने में, तो आपको पता ही होगा जो जितनी दूर हम जाएंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा? उतना ही आहिस्ता हो जाएगा। तो ये है नेपच्यून, क्योंकि इसका जो ये घूमने का एरिया है ये बहुत बड़ा हो जाता है, ऑर्बिट जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो नेपच्यून, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही सरस्वती जी। तो नेपच्यून जो है वो क्या है? उसकी स्लोएस्ट रेवोल्यूशन। और ये टोटल टाइम कितना लगाता है एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में? जैसे 88 डेज लगाता था, तो जो ये है ये क्या लगाएगा? ये लगाता है 165 ईयर्स। सोच सकते हैं आप, ये ईयर्स मैं किसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहा हूं? जो ये है ये हम कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ। अगर मैं अर्थ के हिसाब से बात करूं तो अर्थ के हिसाब से यहां पर ईयर्स को काउंट कर रहा हूं, यानी कि 365
1/4 डेज वाला 1 साल बनता है। ये कितना टाइम लेता है? ये टाइम लेता है 165 साल। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में 365 दिन। तो आप सोच सकते हो कि यहां 165 साल में, अगर अर्थ के साथ कंपेयर करें, वहां पर 165 साल में 1 साल होता है। कितने बड़ा टाइम लेता है। और जब अगर मैं प्लूटो, जैसे जब पहले प्लूटो होता था, खैर अब तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो प्लूटो 250 साल लेता था, 250 ईयर्स लेता था। ठीक है, जो प्लूटो था वो, हाँ जी, ये बहुत ज्यादा हो गया जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, और आप प्लूटो को अगर देखेंगे तो प्लूटो 250 साल लेता था, 250 साल। तो वहां 250 साल में 1 साल होता था। ठीक है, तो इसलिए भी जो है हमने इसको डिस्कार्ड किया, किससे? सोलर फैमिली से। हमने इसको सोलर फैमिली से निकाला। राइट, होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज मैं आपके लिए होमवर्क टाइप में आपको देना चाहता हूं, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाओ साथ में। मेरे को आपने जो बताना है वो क्या बताना है? आपने मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क, लगा लीजिए इसको, थोड़ा सा वर्क जरूर कीजिएगा। वो आपने मुझे बताना है कि फास्टेस्ट रोटेशन कौन से प्लेनेट की है और स्लोएस्ट रोटेशन, फास्टेस्ट रोटेशन और स्लोएस्ट रोटेशन। ये जो है, ये आपका एक तरह से होमवर्क जो है वो है। राइट, यहां तक किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलें आगे। ठीक, तो ये जो है जी, ये यूनिवर्स के बारे में हमने जो है वो बात की है। ठीक, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं मेरे को। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, कि जैसे जो हमारे पास एक आइलैंड होता है, 3-4 वर्ड्स हैं ये, इनके बीच में मैं आपको डिफरेंस पूछ रहा हूं। ठीक है, जैसे एक तो होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आइलैंड, एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं गल्फ, एक होता है बे, एक होता है पेनिनसुला, एक होता है हमारे पास इस्थुमस, और एक होता है स्ट्रेट। ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये चीजें आपको थोड़ा काम आएंगी, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हाँ, ये बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आइलैंड की बात करता हूं, आइलैंड क्या होता है? कोई बता सकता है आइलैंड क्या है? टापू जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक लैंडमास है, एक लैंडमास है जो कि क्या हुआ है, जो कि हर तरफ, जो कि सब तरफ किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं, एक लैंड का टुकड़ा जो कि हर तरफ किससे घिरा हुआ है? जो कि हर तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ है। पानी को हम इस कलर से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं आइलैंड। कोई भी लैंड का टुकड़ा जो हर तरफ किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। अब इसके बाद अगर मैं पेनिनसुला की बात करूं कि पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला होता है एक लैंड मास, एक लैंड मास जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, जो 3 तरफ जो है वो पानी से घिरा हो। ये देखो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और एक पार्ट ये लैंड मास है जो कि कितनी साइड? 3 साइड जो है वो किससे घिरा हुआ है? जो कि 3 साइड घिरा हुआ है पानी से। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बात कहेंगे पेनिनसुला। लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक, अब बात आ जाती है गल्फ। गल्फ क्या होता है? हाँ जी, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि गल्फ क्या होता है। गल्फ, गल्फ क्या है जी? बेसिकली गल्फ जो है वो क्या है? गल्फ उल्टा है, एक लैंड मास, एक क्या, एक आप कह सकते हो पानी जो 3 तरफ किससे घिरा हुआ है? जो 3 तरफ लैंड से घिरा हो,
उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं गल्फ। देखो यहां पे भी लैंड है, यहां पे भी लैंड है, यहां पे भी लैंड है, तो ये तीन तरफ से जो ये घिरा हुआ है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, गल्फ। ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है बे। बे क्या होता है, तो जब हम बे की बात करते हैं, बे बेसिकली क्या होता है, बे है तो यही, बात करें अगर हम, है तो वो यही, लेकिन वो क्या होता है बे, बे में ये जो चौड़ाई है, ये एंगल जो है ये ज्यादा वाइड हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और पानी बीच में है ही यहां पर। ठीक है, अब इसका और इसका एंगल आप देख सकते हैं, तो ये भी तीन साइड जो है वो लैंड से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बे। ठीक, जैसे बे ऑफ बंगाल आपने देखा हो, तो यहां पर हमारे इंडिया में, यहां पर म्यांमार है, यहां पर हमारा इंडिया का पार्ट है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं बे। गल्फ और बे में आपको डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, अब बात आ जाती है इसके बाद हमारे पास कि इस्थुमस क्या होता है, या उससे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट एक छोटा, क्या है, छोटा वाटर बॉडी है, स्मॉल वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज। ठीक है जी, एक छोटी वाटर बॉडी जो कि दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। जैसे ये कोई वाटर बॉडी है, एक इधर है वाटर बॉडी, एक इधर है, इनको आपस में जोड़ रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट का एग्जाम्पल हम यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट। ठीक, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब मैं अगर इसके बाद बात करता हूं तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारे पास आ जाता है इस्थुमस। अब बेसिकली इस्थुमस क्या है, इस्थुमस अ स्मॉल लैंड मास ज्वाइनिंग टू लार्जर लैंड मासेस। ठीक है, एक छोटा लैंड मास जो कि दो बड़े लैंड मासेस को आपस में जोड़ता है। जैसे जी वही है, बिल्कुल ये उल्टा हो गया उसका वाटर वाले का। जैसे ये एक लैंड मास ये है, एक लैंड मास ये है, ये छोटा लैंड मास इसको जोड़ रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो आपने सुना ही होगा राम सेतु। राम सेतु जो किसको जोड़ रहा है, जो किसको, जो इंडिया को जोड़ रहा है, किससे, इंडिया को जोड़ रहा है श्रीलंका से। ठीक है जी, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थ से शुरू करेंगे, प्रॉपर अर्थ के बारे में, अर्थ की सारी चीजें, मूवमेंट्स, उसकी सब कुछ जो है वो हम जो है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।